press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे दीपक वोरा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और भारत के पूर्व राजदूत भी रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने एम्बेसडर दीपक वोरा सर। बहुत शुक्रिया सर। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आभारी हूं, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी कलरफुल जैकेट है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, दिस इज फ्रॉम नागालैंड। नहीं सर, बहुत सूट कर रही है आप पे सर, बहुत सूट कर रही है आप पे, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। फाइनली डॉक्टर जयशंकर इज कमिंग टू पाकिस्तान, कैसा लग रहा है आपको? इज ही कमिंग? यस। अच्छा, आप कह रही हैं तो मान लेता हूं। मैं आपसे ये पूछने लगा था हालात कैसे हैं पाकिस्तान में इस समय। तो ऑलमोस्ट कहते हैं काफी गड़बड़ हो रही है और वो कंटेनर्स के साथ सड़क को ब्लॉक कर दिया। फिर वो दूसरी तरफ वो जो क्रिकेट खिलाड़ी होते थे वो भी बड़े नाराज हो रहे हैं। तो व्हाट्स हैपनिंग? सर रूटीन का काम है, ये प्रोटेस्ट चलते रहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन एससीओ मीटिंग भी है, सो डेफिनेटली और लोग भी आएंगे। लेकिन भारत की तरफ से भी कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो उसमें शिरकत करेंगे। मेरा प्रश्न कुछ अलग था, ये पॉसिबिलिटी है कि ये पोस्टपोन हो जाए समिट? नहीं सर, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक सो। इतने हालात खराब नहीं है जो दिखाया जाता है मीडिया पे। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि समिट कैंसिल होने नहीं जा रही। समिट टाइम पर होगी और नहीं सर, पोस्टपोन भी नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो। गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। अब आपका ये जो प्रश्न है यहाँ आ रहे हैं कि मेरे इसके बारे में विचार क्या, उन्होंने तो साफ जाहिर कर दिया है कि मैं बायलैटरल इश्यूज नहीं डिस्कस करूंगा। मैम, ये जो एससीओ है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है इसका? शंघाई कोऑपरेशन। तो ये तो चाइना सेंट्रिक है ना, शंघाई उसका नाम है। और मैं इसको 20-40-60 संस्था बोलता हूँ। 20% दुनिया का जीडीपी, 40% आबादी और 60% लैंड मास यूरेशिया में जो है, जो धरती है उसकी लैंड मास जो हम कहते हैं, क्योंकि जो उस एरिया को कंट्रोल करता है उसका काफी इन्फ्लुएंस होता है दुनिया पर। सो इट्स 20-40-60। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा क्यों बनाई गई, क्या करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि बायलैटरल रिलेशनशिप हम नहीं डिस्कस करते उसमें। आपके एक फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, बड़े मोटे हो गए हैं, तो गोवा में आए थे मीटिंग के लिए और वहां पे आते ही पहले शुरू कर दिया, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। खाते पीते खानदान से ना, तो मोटा होने की क्या जरूरत है? तो मैं आप और मैं क्या स्टार्विंग खानदान से? He wasn't like that. अब की बार जब मैंने उनको गोवा में देखा तो सांड हो गया था पूरा। Anyway, so he started Kashmir. Now this time I think what जयशंकर साहब ने कहा है कि मैं बायलैटरल बात नहीं करूंगा। बहुत सी दूसरी इश्यूज हैं जो एससीओ के सामने है। रीजनल सिक्योरिटी है, कोऑपरेशन है, एंटी टेररिज्म है, ये है वो है, ये चीजें वो लोग वहां डिस्कस करेंगे। बट ये कभी ना भूलें कि उसका नाम है, शुरुआत हुई थी एज अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप की, जो आतंक है और ये है वो। और देखिए अब वो किर्गिस्तान और कौन सा देश है दूसरा, तजिकिस्तान, उनके भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, दूसरे पे गोली चलाते हैं। चीन और रूस के तो अभी थोड़े बहुत उनके समझौते हो गए हैं, लेकिन वो जो ईस्टर्न रीजन है रशियन फेडरेशन का, वो व्लादिवोस्टॉक वगैरह, चीन कहता है ये तो मेरा है, रूस कहता है ये मेरा है। तो फिर वो झगड़ा उनका चलता रहता है। फिर आपको ये भी मालूम है हमारा और पाकिस्तान का भी अनरिजॉल्व्ड इशू है। तो इनमें से कई देशों के बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन बायलैटरल डिस्प्यूट्स वहां पर एससीओ में कोशिश यही रहती है कि वो ना रेज हो, हम दूसरी चीजों के बारे में बातचीत करें। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और जो हमारा विचार है मैं बताना चाहता हूं कि मैं कई बार यहाँ पर इनकी मीटिंग्स मैंने देखी हैं, सुना है। इसमें से चीन तो पूरी कोशिश करता है, जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो मेरी चाइना की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज ना करें। मेरा ख्याल 5 साल हो गए हैं, तो कुछ लोगों ने ये जो 8 मेरा ख्याल एससीओ मेंबर ने चाइना की जो पॉलिसी है ना शिंगजियांग में, जहां पर वो उइघुर को बंद कर रखा है,
तो उन्होंने एक जॉइंट लेटर भी साइन किया था कि भाई देखो चाइना तो बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा और चाइना में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। बट जैसे एससीओ एक्सपैंड होता है तो फिर चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा एजेंडा को डिटरमिन करना। अब क्या है कि आपस में बात करते हैं कि भाई हम टेररिज्म को काबू करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका असली ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रल एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स और जो बाकी नेटो के देश हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर दिया जाए। शॉर्ट कमिंग क्या है? कोई इसकी इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, पैसा नहीं है ज्यादा इनके पास, और कंफ्लिक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। आपको मालूम है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स भी आना चाहता था एज एन ऑब्जर्वर इन एससीओ, लेकिन उसको उन्होंने बोला कि तू भाग जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तेरी। सो मेरा जो मानना है कि ये मीटिंग होगी, बड़ी अच्छी होगी। आप लोगों का मीडिया बहुत हर चीज को एनालाइज करेगा, उन्होंने क्या खाया, चाय का प्याला लेफ्ट हैंड में होल्ड किया या राइट हैंड में होल्ड किया, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि इसका बायलैटरल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा आप नाराज ना हो, बट देयर इज समथिंग दैट आई लाइक टू शेयर विद यू। मैं दिल से कह रहा हूं एज समवन हु डज नॉट डिटेस्ट योर कंट्री विद द पैशन दैट सम ऑफ योर पीपल डिटेस्ट माय कंट्री। जब तक ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एनवी और ये इनसिक्योरिटी ये नहीं जाएगा, आई डू नॉट सी एनी चेंज इन द माइंडसेट। वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपको याद होगा कई साल हो गए हमारे को बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, दे वर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ आ गए थे तो वो जाके बॉर्डर पे मोमबत्तियां जलाते थे, यहाँ भी वहां भी, ये सब क्या मोमबत्तियां, फिर वहां से हवा का झोंका आता था वो मोमबत्ती बुझ जाती थी। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस जो था इन लोगों का वो अब खत्म हो गया। सो माई ओन फीलिंग इज दैट this visit is a change but nothing will change। लेकिन सर एक चीज और समझनी होगी, बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वो सब एक जैसे नहीं है। ये जो हमने एक अपने माइंडसेट बना के रखा है ना कि बस वो हमें नुकसान पहुंचाने बैठे हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। ऐसे जो माइंडसेट एक बना हुआ है सर, उसको भी तो चेंज करने की जरूरत है। 100% मैं आपसे पूरी तरह से। Now tell me something, मैम, आप तो we are talking about Jaishankar's visit. There's one question I want to ask you. अभी मैं जलंधर से होकर आया, I returned late last night. मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी और वहां पे I was talking to several hundred kids from a school. वो लोग एक यहाँ पे एक धंधा चलता है, उसको कहते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इज एनीथिंग बट अ मॉडल। 80 साल की बुढ़िया है और 2-3 साल में मर जाएगी, दफना देना उसको कहीं भी अगर दफना सको। तो वो उसमें बातचीत कर रहा था मैं बच्चों से। आई सेड लुक, इंटरनेशनली जब आप किसी देश कुछ सोचते हैं, बातचीत कर रहे हैं, दीज आर किड्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 20, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? कौन सा देश आपके मन में आता है? तो बोले जी यूनाइटेड स्टेट्स आता है और फिर रशिया आता है, फिर चाइना आता है, फिर कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। मैं सुनता ऐसे हमारा पड़ोसी, नहीं उसके बारे में नहीं हम सोचते। नाउ आई होप दैट इज ऑल्सो द फीलिंग देयर जो मुझे बताया जाता है कि द मोमेंट यू आस्क देम क्या सोचते हैं, वो बोले मारेंगे उन लोगों को। इफ दैट इज ट्रू तो फिर माइंडसेट को बदलने में, बेटा बच्चों के माइंडसेट को बदलने में काफी टाइम लगेगा। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, दोनों तरफ से ये परिवर्तन होना पड़ेगा। नाउ इफ आवर रिलेशनशिप हैड बीन इंप्रूविंग तो हम कह सकते थे कि ये अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर जयशंकर की विजिट की टू टेक फॉरवर्ड द प्रोसेस। पर जब प्रोसेस ही नहीं है तो आप किस चीज को आगे ले जाएंगे? और डॉक्टर जयशंकर, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अब मुझसे जूनियर हैं भारतीय विदेश सेवा में, वो मंत्री हैं, उन्होंने सही कहा था दैट परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म एंड विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, हम एक टेबल पे बैठ के टेररिज्म कैसे डिस्कस करेंगे? सो दीज आर इंडिकेटर्स कि हमारा मानना है कि माइंडसेट चेंज आपकी तरफ से आना चाहिए, और जो आपकी तरफ से मुझे जो समझ आता है, जी आपका माइंडसेट चेंज होने की सबूत दीजिए, कश्मीर हमको दे दीजिए। Now that is, it's a territorial dispute. मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आजकल तो आप जानती हैं कि वो गाजा में और इजराइल और ये वो सबका बहुत जंग चल रहा है, ईरान भी कूद पड़ा है, और वो 3H हिजबुल्लाह, हमास और हुती। तो मैंने भी देखा था हमारी टीवी चैनल्स पे लोग कहते हैं हाँ जी वो आयतुल्लाह नसरुल्लाह को मार दिया है, ये कर दिया है। अच्छा कहाँ का रहने वाला है नसर? वो जी ब्राजील का है। मैंने कहा अच्छा ब्राजील का, तो बहुत होशियार है, आपको क्या पता है कि किसको मार दिया? पॉइंट हियर इज, जब इजराइल की स्थापना हुई 1948 में, तो जो अरब देश थे उनके पड़ोसी वो कहने लगे भाई आपकी फिलॉसफी है जुडाइज्म, हमारी फिलॉसफी है अरबिज्म। तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है।
दूसरा, आप हमारी जमीन पे घुस के बैठ गए। यहूदी लोग कहते हैं कि हम तो 2000 साल से यहाँ घुसे हुए हैं, तो इस्लामिक लोग, आप लोग तो केवल 1500 साल पहले आए, इस्लाम जब आया था। अब वो बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। सो बेटा, अल्टीमेटली अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट वो बन जाता है ए रिलीजियस डिस्प्यूट। ये शब्द जिहाद आप भारत में नहीं सुनेंगे, हम आपकी तरफ से सुनते हैं, जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद। यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टुडे विद इजराइल। वो आइडियोलॉजिकल वो रिलीजियस डिस्प्यूट बन चुका है, जो आइडियोलॉजिकल टेरिटोरियल था। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग एज दिस एटीट्यूड डज नॉट चेंज, हमारी एक वहां पे कोई आपका बैठा हुआ है, हमारा एक आतंकी है, बड़ा मोटा सा है, उसका नाम है सलाहुद्दीन या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, बेवकूफ सा है। तो वो कहता है जी बस कश्मीर लेना है तो जिहाद करो। अब कोई जिहाद करने को जाता नहीं है वहां, जो चाहता है उसको सीधा ऊपर भेज देते हैं। तो यू नो इट्स अल्टीमेटली रियलिटी। कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस आपके और हमारे? 77, बिल्कुल। You were created in 47, we became independent in 40. अभी तक वहीं फंसे हुए। Move ahead। मैं सूडान में था, मैंने कई देशों में रहा हूं जो डिवाइडेड रहे हैं, सूडान, साउथ सूडान। लेकिन फिर जब बंटवारा हो गया, उन्होंने कहा यार चलो अब खत्म हो गया, अब आगे की बात सोचो। हमारी आंखें आगे है ना, पीछे नहीं है। We can't be looking constantly at the back. We have to look ahead. इथियोपिया, एरिट्रिया का भी यही है। कितने साल वो लड़े। 1993 में एरिट्रिया अलग हो गया था रेफरेंडम के ऊपर, 20 साल लड़े। फिर एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर आए इथियोपिया के, अबी अहमद, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, थोड़ा सा उनका भेजा फ्राई हो गया। तो वो बॉर्डर के पार गए और बोले वहां एरिट्रिया के प्राइम मिनिस्टर को, यार टाइगर तू तो मेरी कम्युनिटी का है, हम दोनों तो फर्स्ट कजन है, क्यों लड़ रहे हैं? तो दूसरा कहता है तू लड़ रहा है। उसने कहा अच्छा नहीं लड़ूंगा, चलो गले मिलो। गले मिली, चाय पी, बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। अब अगली अलग बात है कि फिर से शुरू हो गया। I've seen this in other parts of the world. मैंने ये कैमरून में देखा है जहां पे ये झगड़ा चल। अल्टीमेटली इट्स टेरिटरी। अल्टीमेटली, नहीं तो जंग क्यों करते हैं आप? दो देश आपस में जंग करते हैं। मेन टेरिटरी चाहिए, आपके नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, या फिर मेरे को इन्फ्लुएंस चाहिए। तो अगर ये माइंडसेट बदल जाए, और भारत इज, यू नो, लेट मी गिव यू अ फ्यू फिगर्स बेटा। फर्स्ट आई विल रेकमेंड टू यू, ये आपके लोग भी मैंने सुना कहते रहते हैं, और अभी हाल ही में मेरा ख्याल ब्रिटेन के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या नाम था उसका, टोनी शोनी कुछ ऐसा ही नाम है उसका। तो उन्होंने कहा जी भारत तो सुपर पावर बन गया। अब मैं ये सुन रहा हूँ कि टाइगर ये कब से हो गया, कि तेरे दिमाग में ये अकल कब से आई? 1944 में ये शब्द सुपर पावर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ बांटना चाहता हूँ। 1944 में पहली बार ये टर्म सुपर पावर यूज किया गया। तो जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था तो कुछ लेक्चर्स में अटेंड करता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो जिस व्यक्ति ने ये टर्म इन्वेंट किया था, और एक किताब भी लिखी थी सुपर पावर, मेरे पास एक कॉपी होती थी, पता नहीं कौन से देश का राष्ट्रपति ले गया, मुझे वापस भी नहीं किया, आजकल आउट ऑफ प्रिंट है वो। तो उसने एक किताब लिखी थी सुपर पावर, और इसको हम कहते थे, ये इस व्यक्ति को, कि इसका नाम हमने रखा था, मुझे याद है, वाइली फॉक्स, वाइली लोमड़ी, और इसका एक्चुअल नाम था विलियम फॉक्स। इसने कहा कि सुपर पावर होने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसने कहा कि 3 सुपर पावर है, एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक सोवियत संघ और एक ब्रिटेन। अब यूनाइटेड स्टेट्स बरकरार है, सोवियत संघ तो चला गया, वो यमराज की ट्रेन आई, उसमें बैठ के रवाना हो गया। ब्रिटेन के हाथ में बोर्डिंग पास है, वो भी बैठ के जाने वाला है वहां पर। अब बचता है यूनाइटेड स्टेट्स। अब बाकी जो उसने कंडीशंस दी थी कि अगर ये आपके पास है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास साइज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूर अ सुपर पावर। ऑन ऑल दीज, आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं भारतीय हूं, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, यूर अ प्राउड पाकिस्तानी। आई एम सेइंग दिस, जितने पैरामीटर्स देखो, वी आर राइट अप देयर। सिर्फ पर कैपिटा, क्योंकि हम लोग तो बच्चे पैदा करने में बड़े तेज है ना। जैसे मजाक में कई बार मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, देखो तुम कहते हो इंडिया इज नॉट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, वी आर अ रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। मजाक करते हैं हम आपस में, नो वी नॉट से दिस अबाउट दिस। वो चीज छोड़ दीजिएगा, पर कैपिटा व्हिच इज अबाउट $3,000, ऑन ऑल अदर पैरामीटर्स वी क्वालिफाई। तो ये चीज अगर स्वीकार कर ले कि भाई हम बने थे बहुत साल तक, हम भारत से आगे थे पर कैपिटा में, इसमें उसमें, अब हम पीछे रह गए हैं। इंट्रोस्पेक्शन, क्यों ये गलती क्यों हुई, अगर ये हो जाए ना मैम, तो फिर हमें ये जो मीटिंग्स हैं, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, जयशंकर जा रहा है, ये आ रहा है या वो आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और दीपक बोरा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही गहरी बातें की। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।